नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देती है, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले लेकिन दिखा देते हैं कि कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरें कौन सी है। तो गोल्ड की अगर बात करें तो कल तेज गिरावट देखी, 500 रुपये से ज़्यादा की गिरावट के बाद आज गोल्ड में हल्की कमजोरी है, करीब करीब 80 से 100 रुपए की कमजोरी दिख रही है और 49,400 रुपए के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। चांदी शुरुआती कारोबार में हल्की रिकवरी की कोशिश थी, लेकिन वो रिकवरी कामयाब नहीं हो पाई और अब बेहद ही सीमित रेंज में चांदी कारोबार कर रही है। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चा तेल भी अब हल्की कमजोरी के साथ यहां पर कारोबार कर रहा है। कल रूस के सैनिकों के लौटने की खबर से जो गिरावट आई थी वो गिरावट अब थमती दिख रही है। नेचुरल गैस ज़्यादा सर्दी का अनुमान है अगले कुछ हफ्ते, उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। MCX पर 3.5% की तेजी है। कॉपर की अगर बात करें तो आज रेंज में ही एक फ्लैट कारोबार दिख रहा है और खबर यही है कि रूसी सैनिक यूक्रेन बॉर्डर से बेस पर वापस लौट रहे हैं। पार्शियल विड्रॉल वहां से हो रहा है सैनिकों का, वो एक दबाव का फैक्टर हो सकता है। जिंक की अगर बात करें तो यहां पर भी तनाव कम होने से दबाव बना है। आज के सत्र में मेटल में सबसे ज़्यादा कमजोर जिंक ही है। निकेल की बात करें तो आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम उत्पादन बढ़ने की खबर है, जिससे यहां पर ऊपरी स्तरों पर हालांकि दबाव है, लेकिन आज एक छोटे से दायरे में ही कारोबार हो रहा है। अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट मेंथा ऑयल जहां पर शॉर्ट कवरिंग से यहां पर कीमतों में रिकवरी की कोशिश हो रही है। कॉटन बारिश से यील्ड कमजोर है, उत्पादन भी कम रहने का अनुमान है। हल्दी घरेलू बाजार में नई फसलों की आवक शुरू हो चुकी है। जीरे को लेकर दबाव वाली बात यह है कि टैरिफ कॉस्ट की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड कम रहने की आशंका है। हालांकि 21,000 के ऊपर अभी भी NCDX जीरा वायदा बना हुआ है। धनिया की बात करें तो शीतलहर के कारण कम उत्पादन का अनुमान है। कैस्टर पिछले 3 साल में सबसे कम उत्पादन का अनुमान है। ग्वार शुरुआती कारोबार में कमजोरी थी, अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, आधे से 0.25% की तेजी। ग्वारगम 12,000 के ऊपर, ग्वार सिर्फ 6,400 रुपए के ऊपर। तो ये कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की ओर से। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको क्रूड पर वो वॉइस सुनवा देते हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। हमने बात की थी FGA के चेयरमैन फरीदुद्दीन अशराकी जी से। उनका मानना है कि कच्चे तेल के दाम प्री कोविड लेवल के स्तर पर जाने के फिलहाल आसार नहीं दिख रहा है और उनके मुताबिक क्रूड 2025 तक ब्रेंट क्रूड का भाव 85 से $95 के दायरे में ही रहेगा। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। I think the new normal would be somewhere between $70 to $80 a barrel after 2025. Before 2025, the new normal is somewhere in the range of $85 to $95 a barrel. The question really is very dramatically what happens in negotiations with Iran. If the Iranian deal is made, and it has to be made in the next 3 weeks, the prices could take a dip of $5-10 a barrel, and they go back to the mid 80s or low 80s, and then gradually start climbing again. If there is no deal with Iran, the prices would immediately hit $100 a barrel, and then start climbing from that level. The OPEC countries, they don't worry about demand destruction anymore. They used to worry if the prices go high, the demand is destroyed. But they see that the demand is going to be destroyed by alternatives anyway. So why would I have to worry about it right now? Let me collect as much money as possible. And I can't do very much about it anyway. It's not in the hands of the OPEC countries to bring the price of oil down anymore. It is driven by demand. Too much demand and not enough investments in the supply. ओके, तो ये भी वो है उनका क्रूड को लेकर। उनको हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि 2025 तक जो ब्रेंट क्रूड का लेवल रहेगा वो $85 के आसपास ही रहेगा। हमारे साथ मनोज जैन साहब भी हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर है। सर स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर क्रूड को लेकर आपका आउटलुक क्या है, आप क्या सेंस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किन लेवल्स के आसपास क्रूड मीडियम से लॉन्ग टर्म में घूमेगा? नमस्कार विष्णुमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे कच्चे तेल में कल हमने एक नी जर्क रिएक्शन आते हुए देखा था जब ये खबरें निकल कर आई कि रशियन जो ट्रूप्स है वो वापस अपने बेस पे जा रहे हैं और उसके बाद एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। लेकिन $90 के लेवल्स हमने WTI को इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांगली होल्ड करते हुए देखा और लोअर लेवल से फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली।
अभी भी यहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स जो है वो बने हुए हैं और ओपेक की तरफ से जो अलॉटेड कोटा है उतना उत्पादन देखने को नहीं मिल रहा है और डिमांड जो है वो फिर से एक बार बढ़ती हुई दिख रही है और हम प्री पेंडेमिक लेवल के आसपास जो है ग्लोबल डिमांड को देख रहे हैं। तो कच्चे तेल की कीमतें अभी भी यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर बनी रहेगी। WTI की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में $88 यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर $95-96 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें लगभग 15 दिन से एक महीने की तो 88 से 96 के दायरे में WTI में यहाँ पे कारोबार देखने को मिल सकता है। MCX की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि 6650 से 6700 की रेंज में यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7000 से 7100 ये रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। इंट्राडे के लिहाज से बात करें तो आज यहाँ थोड़ा अगर डिप मिलता है 6850 के आसपास तो बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे 7000 तक के लक्ष्य के लिए। 6770 का एक स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे डिप में बाइंग की जा सकती है। खरीदारी की सलाह है 6850 के लेवल पे खरीदे। 7000 के टारगेट के लिए जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 6770 रुपये का। नेचुरल गैस में अच्छी तेजी दिख रही है मनोज जी, यहाँ पर क्या लग रहा है? 3.5% की तेजी दिख रही है, काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे आप इसमें? नेचुरल गैस में यहाँ पे 290 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और वहीं से जो कमोडिटी है उसमें फिर एक बार उछाल देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के जो टेंशन है वो थोड़े ईज आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल हमने देखा था कि यूरोपियन मार्केट में गैस के प्राइसेस में तेज जो है गिरावट देखने को मिली थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। मेरा मानना है कि लॉन्ग की पोजीशन में एक बार 340-344 के जोन में मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। ऊपरी लेवल से फिर एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। ऑलरेडी कोई लॉन्ग का पोजीशन है तो 322 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ऊपर में 340 से 44 के आसपास एक बार वहां मुनाफा वसूली की रणनीति रखें। ओके, तो ये भी है क्रूड और नेचुरल गैस पर मनोज जी का। हमारे साथ अमित सजेजा भी हैं मोतीलाल ओसवाल से। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, आपका व्यू क्रूड और नेचुरल गैस पर क्या है आज के लिए? जी नमस्कार मुशर्रफ जी। देखिए, क्रूड को लेकर ऐसा लगता है कि जो कल मोमेंटम बिल्ड हुआ है, क्रूड जनरली एक मोमेंटम बेस्ड कमोडिटी है, तो जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है सेकेंडली थोड़ा सा टेंशन ईज आउट हुई है, तो उसके चलते शॉर्ट टर्म सेल में गया है। यानी ऊपरी स्तरों पे हम बिकवाली देख पाएंगे। 7000 से 7020 के रीजन में हो सकता है रेजिस्टेंस हो और डाउन साइड में 6750 से 6700 तक के लेवल देखने मिले। लेकिन ये प्योरली शॉर्ट टर्म व्यू है। ऐसा लगता है कि उसके बाद दोबारा एक लंबी तेजी हमें देखने मिल सकती है जहां पर 7150 से 7200 के लेवल देखेंगे। तो ओवरऑल दायरे में रहेगा और ऊपरी दायरे में रहेगा, लेकिन प्योरली इंट्राडे बेसिस सेल ऑन वैलीज की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। वहीं पर नेचुरल गैस की बात करें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस बाय ऑन डिप करके चलना चाहिए। 340 से 345 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे। उस रीजन में जाकर एक रेजिस्टेंस जरूर देखने मिल सकता है, लेकिन प्योरली 2 से 3 दिनों के लिए नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए है नेचुरल गैस और क्रूड पर लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन कल तेज मुनाफा वसूली दिखी थी। अब इन स्तरों पर मनोज जी क्या करना चाहिए गोल्ड में? गोल्ड में थोड़ा और प्रेशर देखने को मिल सकता है विष्णुमोहन जी, जिस तरह से हमने यहाँ पे टेंशंस ईज आउट होते हुए देखे हैं। दूसरा, हमने देखा है कि यूएस के बॉन्ड यील्ड फिर एक बार जो है 2% के ऊपर निकलते हुए नजर आए थे। कल जारी हुए यूएस के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के जो नंबर्स है वो भी एलिवेटेड थे और यहाँ इन्फ्लेशन हायर साइड्स पे बने रहेंगे तो यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से मार्च में जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी शायद अब देखने को मिले। वहीं आज यूएस के रिटेल सेल्स के नंबर्स भी आने हैं, उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि गोल्ड में थोड़ा दबाव आज के सत्र में भी रह सकता है और गोल्ड फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल $1835 को इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ थोड़ी सी बढ़त आती है टुवर्ड्स 49,500 के आसपास तो वो बिकवाली के लिए एक अच्छे लेवल होंगे इंट्राडे के लिहाज से। 49,700 के स्टॉप लॉस से हमारा मानना है कि 49,150 तक के जो लेवल्स है वो एक बार देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन अच्छी रैली के बाद एक करेक्शन की उम्मीद है। तो इंट्राडे में अगर यहाँ थोड़ा उछाल मिले तो बिकवाली कर सकते हैं। ओके, यानी इंट्राडे में बेचने की सलाह है। 49,500 के लेवल पे आप बेच दें।
जब आपको उछाल मिले, जो करंट लेवल है उससे 200 रुपये ऊपर बेचने की सलाह दे रहे हैं और वापस से नीचे 49,150 की तरफ आ सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म अभी बुलिश लग रहा है इनको, जो अभी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि आज यहाँ पर आप बेच सकते हैं, वो भी सेल ऑन राइज। जब तेजी का मार्केट हो, जब तेजी आए वहाँ पर बेचने की कोशिश करें। अमित, आप क्या मानते हैं, गोल्ड में क्या करना चाहिए आज? जी, मेरी भी राय लगभग सिमिलर है। देखिए, हमने $1780 से $1877 की एक अच्छी रैली देखी थी। एक स्वाभाविक था कि एक नेचुरल करेक्शन भी आना जरूरी था और ट्रिगर क्योंकि प्रोवाइड किया गया है जहां पर सेफ हेवन अपील थोड़ी कम हुई है गोल्ड की, तो हमने एक करेक्शन का माहौल देखा है और ये करेक्शन आज के सेशन में भी जारी रहेगी, हो सकता है कल तक भी जारी रहे, जहां पर हम जो मेजर सपोर्ट है 49,000 से 48,900 के रीजन में वो टेस्ट होता हुआ देखें। तो शुरुआती दौर में मैं बिकवाली की ही सलाह दूंगा, यहाँ से 150 से 200 रुपए उछाल पे और 49,000 तक के भी लक्ष्य लिए जा सकते हैं। वहीं पर अगर चांदी की भी बात करें तो ऐसा लगता है एक हल्का उछाल इंट्राडे में देखने मिलेगा 63,500 से 63,600 तक, लेकिन वहां पर बिकवाली करके लगभग 62,700 का एक लक्ष्य लिया जा सकता है। तरफ चांदी आ सकती है। आपको क्या लगता है चांदी नीचे की तरफ आप कहां देख रहे हैं मनोज जी? अगर किसी को खरीदना है तो कितनी और गिरावट आने दे तब एंट्री करें? चांदी में मेरा मानना है कि फिर एक बार सपोर्ट्स लेवल जो है 62,200 62,300 टेस्ट हो सकते हैं। तो अभी यहाँ से भी 600 और 700 रुपए की गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा और डीप का वेट करना चाहिए। 62,200 300 के आसपास अगर कीमतें मिले तो फिर वो लोअर लेवल्स पे जो है बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे। वर्तमान लेवल्स पर बाइंग जो है अभी अवॉइड करके चलना चाहिए, यानी करंट लेवल पे अवॉइड करें। नीचे के लेवल 62,200 300 के आसपास ही आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। अमित जी, बेस मेटल्स में कोई टॉप ट्रेड है आज के लिए? जी, मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम में हमें शॉर्ट टर्म तेजी देखने मिल सकती है। फिलहाल 257 के करीब प्राइसेस हैं। ये पॉसिबल है कि 261 से 262 तक प्राइसेस जाएं। हालांकि ये तेजी एक शॉर्ट लिव्ड तेजी होगी, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते 266 से एक अच्छी गिरावट आते हुए देखी थी। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए बाइंग किया जा सकता है 261 के टारगेट से, और इस ट्रेड के लिए 254 तक स्टॉप लगाना जरूरी है। यानी जो करंट लेवल है उसके आसपास आप खरीद लें। एल्युमिनियम की बात हो रही है, एल्युमिनियम अमित जी की तरफ से है। 254 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले और 261 के टारगेट के लिए छोटी तेजी है, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा। छोटे से ट्रेड के लिए, छोटे से रेंज में ट्रेड के लिए आप यहाँ पर बेट लगा सकते हैं। मनोज जी, कॉपर को लेकर आपकी राय क्या होगी? 770 71 के आसपास है, इन स्तरों पर क्या करें, खरीदें या बेचें कॉपर को? कॉपर में हमने देखा है कि जो एलएमई इन्वेंट्री है वहां लगातार गिरावट देखने को मिली और उसके चलते कीमतों में अच्छा सुधार देखने को मिला था। एलएमई पर हमने देखा है कि $9,500 पर मेट्रिक टन के लेवल्स जो है वो स्ट्रांगली होल्ड हो रहे हैं। हालांकि ऊपरी लेवल्स पर एक यहाँ रेजिस्टेंस भी $10,200 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली एक दायरे में यहाँ पे कारोबार है, लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई थी और आज चाइना के जो इन्फ्लेशन के नंबर है वहां भी गिरावट देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स के लिए थोड़ी सपोर्टिव रह सकती है। लेकिन कॉपर में मेरा मानना है कि 770 के ऊपर कीमतें टिके तो फिर यहाँ बाइंग करना चाहिए 765 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 778 780 तक के जो है लक्ष्य लिए जा सकते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ 769 के आसपास जो है कॉपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी बढ़त आती है, 770 के ऊपर ब्रेकआउट निकलता है तो फिर वहां पे बाइंग की जा सकती है। ओके, तो ये भी हुआ। चलिए, लेकिन अब बात करते हैं एग्री मार्केट की, और एग्री मार्केट पर सबसे पहले बात होगी एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ से। अरुण रस्ते साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर एक बार। सर, ग्वार में आप लोगों ने हाल में ही लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम आप लोगों ने शुरू की है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, इसलिए रिस्पांस पूछना उतना सही नहीं होगा, लेकिन तब भी मैं पूछ रहा हूं कि एलिस का अब तक का रिस्पांस कैसा रहा है ग्वार में? देखिए, ये तो पिछले हफ्ते ही हमने शुरू की है, तो थोड़ा जल्दी होगा उस पर कमेंट करना। अगले हफ्ते अगले 2 और प्रोडक्ट में हम कल वो कर रहे हैं एलियस, तो आप मुझसे 2 या 3 महीने बाद अगर बात कर सके तो उस वक्त मैं आपको बता पाऊंगा कि इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। कि यानी अभी तो 1-2 हफ्ते पहले शुरू ही हुई है, तो वक्त लगेगा, उसके बाद बात होगी। अरुण रस्ते साहब, अब अगला सवाल आपसे ये होगा कि आने वाले समय में एनसीडीएक्स की कुछ और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च की योजना है, क्योंकि एग्री मार्केट में कई सारे वायदा में अभी ट्रेड बंद है 1 साल के लिए। ऐसे में कुछ नए प्रोडक्ट्स की एंट्री की तैयारी आप लोग कर रहे हैं या कोई रेगुलेटरी मंजूरी मिली है क्या? देखिए, एग्री एक्सचेंज की तरफ से हम लोगों ने हमारे जो रेगुलेटर हैं उनके पास हमारे 2 या 3 प्रपोजल्स हैं।
उनको जैसे ही हमें अप्रूवल मिलेगा हम नई कमोडिटीज शुरू कर देंगे। एक तो हम कर सकते, आपको आज बता सकता हूँ, कॉफी के लिए हमें अप्रूवल मिल गया है, तो हम उसको टेस्ट करेंगे और कॉफी हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। ओके, यानी एनसीडीएक्स पर जल्द एक नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, वो है कॉफ़ी का कॉन्ट्रैक्ट, और एनसीडीएक्स के एमडी खुद ही हमें बता रहे हैं कि जल्द एनसीडीएक्स कॉफ़ी का कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने वाला। शुक्रिया रस्ते साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। हमारे साथ अब जाने माने एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा साहब भी है। सर, आपका भी स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, अभी अरुण रास्ते साहब से बात हो रही थी एलईएस स्कीम की, जो उन्होंने ग्वार के लिए शुरू किया है, क्या उसका फायदा मिल रहा है और किस तरह का रिस्पांस अब तक देखने को मिला है? जी विश्वमोहन जी, जो कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च किए हैं उनका बहुत अधिक बेनिफिट तो ट्रेडिंग में या वॉल्यूम में दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम वॉल्यूम है। हालांकि प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसमें ये ग्वारेक्स प्रोडक्ट है वो इनका बहुत अच्छा है, पर उसके बावजूद अभी तक लोगों का मानस नहीं बना है। जब तक इसमें छोटे छोटे ट्रेडरों की इसमें एंट्री नहीं होगी और तब तक ये एक तो लोकप्रिय नहीं होगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट लोकप्रिय होगा तब दौड़ेगा या चलेगा। बिल्कुल, अभी तक लोकप्रियता नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा कह सकते हैं पर लोकप्रिय नहीं हुआ है। जी विश्वमोहन जी। ओके, चलिए सर, अब फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई कि लिक्विडिटी एनहांसमेंट के लिए अपना एक्सचेंज की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ग्वार की बात करें सर, आज शुरुआती कारोबार में कमजोरी दिख रही थी, अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ से वापस से तेजी फिर से रफ्तार दिखेगी क्या ग्वार में? और जी जी बिल्कुल, जैसा कि पहले मैंने कई बार बताया कि जैसे ही निर्यातक परचेजिंग के लिए बाहर आते हैं बाजार तुरंत बढ़ जाता है। आज भी यही हुआ, कल कमजोरी लग रही थी, आज भी सुबह कमजोरी लग रही थी, पर जैसे ही निर्यातक आए और मांगने लगे गम, वैसे ही बाजार वापस स्टैंड हो गया। तो इसके अंदर कमजोरी जैसी कोई बात नहीं है, ये छोटी छोटी कमजोरी, छोटी छोटी तेजी तो आती रहेगी, इसके अंदर जाती रहेगी। और सर, फॉरेन की डिमांड अच्छी है, सप्लाई साइड बहुत कमजोर है, अच्छे ग्वार की सप्लाई तो बिल्कुल कम है एकदम। तो ऐसे में इसका भविष्य मंदा तो नहीं लगता है विश्वमोहन जी। अभी जो 4-5 दिन थे पिछले, ये यूक्रेन रूस वाला बहुत ज्यादा हल्ला हो गया था, इस करके भी इसमें लोगों में थोड़ी घबराहट थी, तो वो भी अब धीरे धीरे निकल रही है। तो कुल मिलाकर डिमांड अच्छी है, सप्लाई कमजोर है, ग्वार में तेज ही रहना चाहिए विश्वमोहन जी। तो डिमांड साइड की सर आप बात कर रहे हैं, तो जनवरी और दिसंबर के एक्सपोर्ट के नंबर तो काफी अच्छे थे, जिस तरह से आपके डेटा मैंने देखा, आपने ही फॉरवर्ड किया था। अब लेकिन फरवरी के जो ये शुरुआती 2 हफ्ते में किस तरह के आंकड़े मिल रहे हैं, वो भी खास करके एक्सपोर्ट के? देखिए, जिस तरह के फरवरी में आंकड़े मिल रहे हैं उस तरह से ये 29 से 32 हजार के बीच में इस बार गम निर्यात होना चाहिए। मतलब ये आंकड़े पिछली बार से और अच्छे रहेंगे ये। पर ये जो मंथली आंकड़े आते हैं उसके बीच में हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग पर डे इंट्राडे की वॉल्यूम और देखते हैं कि इंट्राडे में बायर कितने आए हैं, कैसे बायर आए हैं। तो अभी डेली लगभग 800 से 900 टन के बीच में ट्रेड हो रहा है डेली का। चलिए सर, ये ग्वार के बाद हम मसालों की बात कर लेते हैं। सर, मसालों में लगातार जबरदस्त तेजी दिख रही है। अगर स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों में अगर तुलना की जाए तो क्या तालमेल है? क्योंकि बहुत सारे वायदा अब बंद हो चुके हैं। ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेडर्स हैं उनका फोकस स्पाइसेस और ग्वार जैसे काउंटर्स पर ज्यादा हो गया है और स्पॉट के विपरीत ज्यादा तेजी दिख रही है, या जो वायदा में भी जो भाव है वो फंडामेंटल ड्रिवन है? आपको क्या लग रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये चर्चा के लायक सवाल था कि दूसरे आइटम यहाँ से हटे हैं, जैसे चना है, सोयाबीन है, सरसों है, तेल है, तो उसका वजन क्या इस पर वायदा पे आ गया? हाँ, निश्चित रूप से वायदा पे इसका वजन आया है। इस करके भी थोड़ी मजबूती है, पर फंडामेंटल भी इनके मजबूत हैं। जी जी। देखिए, जहां तक जीरे की बात है, जीरे की लगभग 40 से 45% फसल कम है, तो इस फसल को कम देखते हुए इसमें मंदी नहीं है और तेजी अब धीरे धीरे आएगी, क्योंकि ये नए भाव बन रहे हैं। नए भाव जब बनते हैं तो धीरे धीरे तेजी आती है। उसी तरह से ये आपका धनिया है, धनिया की फसल भी कमजोर है तो इसके भाव भी बढ़ेंगे। और जो वायदा में नहीं है सौंफ, तो उसकी फसल भी कमजोर है तो उसके भाव भी बढ़ेंगे। दोनों बातें हैं।
भाव भी बढ़ेंगे, फसल भी कमजोर है, और जो दूसरे वायदे बंद हुए हैं उनके निवेशक भी इस तरफ बढ़े हैं, इसलिए भी इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा तेजी आ रही है। ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि सर प्रीमियम भाव मिल रहा हो? खास करके अगर बात करें, चलिए जीरे में तो बहुत तेजी शुरुआत में नहीं आई थी, लेकिन टर्मरिक और कोरिएंडर की अगर बात करें, हल्दी धनिया की, तो पहले से ही तेज था, तो इनको प्रीमियम ज्यादा प्रीमियम नहीं मिल पा रहा है? जी, इनको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है। इनको प्रीमियम इसलिए ज्यादा मिल रहा है कि पिछले लंबे अनुभव हैं कि धनिया और हल्दी दोनों के अंदर बहुत, जीरा के मुकाबले इन दोनों आइटमों में बहुत ज्यादा तेजी मंदी रहती है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ओके। तो इस वोलेटिलिटी का फायदा उठाने के लिए ही इसके अंदर ज्यादा लोग एंट्री करते हैं। पर एंट्री करने के बावजूद होता क्या है कि वॉल्यूम जब कमजोर रहता है तो धड़ करके 200 रुपए जैसे बढ़ जाते हैं, तो उसमें वॉल्यूम नहीं आ पाता। इसी तरह से वही वापस जब लौट के बेचने के लिए आता है तो 200 रुपए घट जाता है। तो ये कमजोर वॉल्यूम की वजह से हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। पर हाँ, लोगों का ध्यान बढ़ा है इस ओर, ये बात पक्की है। धनिया और हल्दी में ज्यादा बढ़ा है, जबकि मजबूती के लिहाज से देखें तो जीरा सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा बोर्ड पर, और आज भी मजबूती है। ओके सर, आपसे काफ़ी चीज़ें अब पता चल गई, लेकिन अब एक आखिरी सवाल आपसे यही होगा, ये जो तेज़ी आई है तो इससे जो हमारे पूरे एग्री वैल्यू चेन की जो सबसे आखिरी कड़ी, किसान जिसे हम कहते हैं, किसानों को फायदा हो रहा है कि नहीं? जी देखिए, किसानों को फायदा, अब जीरा आना शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा हो रहा है। जो जीरे के भाव मिल रहे हैं उसका फायदा हो रहा है। पर यदि अपन टोटली में देखें तो जीरे की फसल कमजोर है, भाव तेज है, तो किसान तो जस का तस है, उसे रेट ज्यादा मिल गए पर यील्ड उसकी कम हुई है। तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो ऐसा नहीं दिख रहा है। जब फसल कम होती है तो भाव बढ़ते हैं, और निश्चित रूप से जब फसल कम होती है तो वो यील्ड या क्वांटिटी किसान की कम होती है, तो उसको भाव मिल जाते हैं, क्वांटिटी कम हो जाती है। जब क्वांटिटी बढ़ती है तो भाव घट जाते हैं और क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो किसान तो वही खड़ा रहेगा जी जहाँ पे खड़ा है आज। जी जी बिल्कुल, किसानों के साथ इसलिए कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि जब अराइवल का समय आता है तो उनको कुछ ऐसे होते कि रेट नहीं मिलते, कभी रेट अच्छे मिल रहे हो तो ड्यूटी कम हो जाती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो किसानों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। शुक्रिया पुखराज चोपड़ा साहब, आपने वक्त निकाला। धन्यवाद।